हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी इस लेक्चर में भी हम सोशल रिफॉर्म्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो काफ़ी फैक्चुअल ही होने वाले हैं ये लेक्चर सोशल रिफॉर्म वाले। तो आपको बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है ताकि आप लोगों को याद रह सके। ओके। तो महाराष्ट्र में इनिशियली हमें रेडिकल जो है रिफॉर्म मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी महाराष्ट्र में। ठीक है, इनिशियल फेजेस में रेडिकल देखने को मिलेंगी, पर बाद में हमें मॉडरेट ट्रेडिशंस भी देखने को मिलेंगे बाद के पीरियड में। ठीक है, तो मॉडरेट में जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ गया प्रार्थना समाज का, हम देख चुके हैं इसके बारे में, है ना। तो प्रार्थना समाज वगैरह के एग्जांपल है हमारे पास अगर हम मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशंस को कंसीडर करें तो इस समय पर कुछ रिवाइवलिस्ट ट्रेडिशंस भी एमर्ज होंगे। तो रिवाइवलिस्ट में हमारे पास अब जो एग्जांपल आता है वो है आर्य समाज का। तो आर्य समाज जो था वो रिवाइवलिज्म पर बेस्ड था। ओके, इट वाज बेस्ड ऑन रिवाइवलिज्म। और इनका ये मानना था कि ब्रिटिश रूल का जो इम्पैक्ट हुआ है भारत के ऊपर, उसकी वजह से वेस्टर्नाइजेशन काफ़ी ज़्यादा आ गई है भारतीय सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से ये चाहते थे कि हम वापस अपने कल्चर की तरफ जाएं। ठीक है, तो ये इनका मानना था। तो इसकी आर्य समाज की स्थापना की जाएगी किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाएगी आर्य समाज की स्थापना। तो दयानंद सरस्वती जो थे, इनका जन्म जो है वो गुजरात के अंदर एक टंकारा नाम की जगह थी। ठीक है, जगह का नाम था टंकारा। तो ये टंकारा आपका मोरबी के पास पड़ता है, और मोरबी को आपका भारत का एक तरह से टाइल्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो टंकारा नाम की जगह में से बिलोंग करते थे ओरिजिनली गुजरात के अंदर। तो इनका जो बचपन का नाम था, ओरिजिनल नेम दयानंद जी का, इनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर। ठीक है, इन्होंने एजुकेशन रिसीव की थी स्वामी बिरजानंद जी से। किससे रिसीव की थी? स्वामी बिरजानंद जी थे इनके गुरु, इनसे इन्होंने एजुकेशन रिसीव की थी। कहाँ पर? मथुरा में। ओके, मथुरा में इन्होंने इनसे एजुकेशन रिसीव की। तो इनका ये मानना था दयानंद सरस्वती जी का कि वेदास जो हैं, वेद जो हैं वो एटर्नल हैं और इनफेलिएबल हैं। ठीक है, एटर्नल एंड इनफेलिएबल क्या है? इटर्नल और इनफेलिएबल वेदास। ठीक है, इनफेलिएबल यानी एक तरह से सर्वोच्च हैं वेद। तो ये इनका मानना था। बाकी ये आइडोलेट्री के अगेंस्ट थे, ये मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे, ये रिचुअल्स के भी अगेंस्ट थे, और ये प्रीस्टहुड के भी अगेंस्ट थे। इनका ये मानना था कि जो प्रीस्ट्स वगैरह हैं उन्होंने हिंदुइज़्म को ख़राब कर दिया है, बहुत सी ओवर एम्फेसिस देकर रिचुअल्स के ऊपर, और भी कई सारी नेगेटिव सिस्टम्स को डेवलप करके इन्होंने अच्छा नहीं किया है। तो इस चीज़ के अगेंस्ट थे ये। बाकी ये चाइल्ड मैरिजेस के भी अगेंस्ट थे, ये विडो री मैरिज को फेवर करते थे, ये अनटचेबिलिटी के भी अगेंस्ट थे, यानी कि ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। पर ये ध्यान रखना है हमें कि ये कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ के अगेंस्ट थे, पर ये फेवर करते थे वर्ण सिस्टम को। तो आपको वर्ण सिस्टम पता होना चाहिए। वर्ण सिस्टम यानी कि कर्म आधारित जो व्यवस्था थी। अगर एक व्यक्ति अगर सफाई कर रहा है तो एक तरह से उसको क्षुद्र बोल देंगे, और वहीं वो व्यक्ति जब ज्ञान अर्जित कर रहा है तो वो उस समय ब्राह्मण हो गया। तो एक तरह से इस वर्ण सिस्टम जो है वो कर्म आधारित व्यवस्था है। तो ये कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के सपोर्ट में थे, पर कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। बाकी ये इंटर कास्ट मैरिजेस को भी एनकरेज करते थे, और विडो रीमैरिज को भी एनकरेज करते थे। और रही बात कि इसकी कि ये कम्प्लीटली हम इनको 100% रिवाइवलिस्ट भी नहीं बोल सकते, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपना ट्रेडिशन पे हर चीज़
उस पे जाना है और बाहर का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि ये फेवर करते थे, ही फेवर्ड द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न साइंसेस। तो जो साइंस वगैरह थे उसको ये फेवर करते थे कि वो चीज़ हम वेस्ट से ले सकते हैं। बाकी सोशल सर्विसेज वगैरह भी ऑर्गेनाइज करवाते थे ये नेचुरल कैलामिटीज़ के दौरान। और तो और एक चीज़ जिसके लिए कुछ लोग इनका क्रिटिसिज्म भी करते हैं, वो ये है कि इन्होंने शुरुआत की थी शुद्धि मूवमेंट की। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट की इन्होंने शुरुआत की थी क्योंकि इनका ये मानना था कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, इंडिया इज़ फॉर इंडियंस, और उन्हें जो है वो अपने कल्चर में वापस आना चाहिए भारतीयों को। तो इस वजह से इन्होंने शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत की थी। वो लोग जो पहले किसी कारणवश किसी और धर्मों में चले गए हों, उन लोगों को वापस फिर से हिंदू धर्म में लाने का जो मूवमेंट था वो था शुद्धि मूवमेंट, क्योंकि इनका मानना था कि इंडिया इज़ फॉर इंडियंस और इंडियंस शुड रिटर्न बैक टू देयर कल्चर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हम रिवाइवलिस्ट कंसिडर करते हैं, है ना। बाकी हमने ये देख लिया कि इन्होंने एजुकेशन रिसीव की थी स्वामी बिरजानंद जी से। तो इन्होंने जो है फर्स्ट आर्य समाज की यूनिट जो है वो इनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी बॉम्बे के अंदर 1875 में। फर्स्ट आर्य समाज की यूनिट इनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी और लेटर ऑन जो हाई क्वार्टर है वो ये शिफ्ट कर देंगे लाहौर में। ठीक है, बॉम्बे से लाहौर को हाई क्वार्टर शिफ्ट कर दिया जाएगा। बाकी इन्होंने पुस्तकें भी लिखी, जो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी, एक थी सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, ये हिंदी में लिखी गई थी। एक थी वेद भाष्य भूमिका, ये जो किताब थी ये कुछ हिस्सा इसका हिंदी में था और कुछ संस्कृत में भी लिखा गया था, सिंपल संस्कृत में। तो एक तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हैं वेदों का जो ट्रांसलेशन है वो करेंगे ताकि आम व्यक्ति भी इनको पढ़ सके। बाकी एक वेद भाष्य इनका संस्कृत में भी है, सिंपल संस्कृत में, ये थोड़ा उसके बारे में लिखेंगे, वेदों की ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, बाकी इनका मानना था कि सोसाइटी जो है वो क्लासलेस होनी चाहिए, सोसाइटी जो है वो कास्टलेस होनी चाहिए। इनका ये भी मानना था कि भारत को यूनाइटेड होना पड़ेगा और भारत को जो है हमें आज़ाद करवाना पड़ेगा फॉरेन रूल से। इनका ये मानना था कि आर्यन रिलीजन जो है वो सबका कॉमन रिलीजन होगा। ठीक है, हम सब आर्य हैं और सबका कॉमन रिलीजन आर्यन रिलीजन होगा, ये इनका मानना था। बाकी इंस्पिरेशन ये वेदों से लेते थे और इन्होंने ही स्लोगन दिया था बैक टू द वेदास। ठीक है, गो बैक टू द वेदास, कि हमें वेदों के पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि इनका ये मानना था कि वेदों के अंदर ही जो है वो रियल नॉलेज है। और साथ में इनका ये भी मानना था कि जो वैदिक एरा था उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द वैदिक एरा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि ये रिवाइवलिस्ट थे, पर रिवाइवलिज्म के साथ साथ ये रिफॉर्मेशन को भी कुछ हद तक सपोर्ट करते थे, जैसे कि हमने देखा कि मॉडर्न साइंस को ये सपोर्ट करते थे। तो इसी बेसिस पर हम देखेंगे कि इनकी मृत्यु के बाद दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो कि DAV इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, उनकी स्थापना होगी। DAV इंस्टीट्यूट्स उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाएंगे। बाकी इनका ये भी मानना था कि वेदों का जो ज्ञान है वो सबके लिए है, वैदिक नॉलेज इज़ फॉर एवरीवन, ये इनका मानना था। ओके, और इन्होंने 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए थे आर्य समाज के। ठीक है, और आर्य समाज की वजह से ये हुआ कि उन्होंने हिंदुओं को जो है सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलवाने में मदद की। आर्य समाज ने कहा कि तुम्हारा कल्चर बहुत ही
अच्छा था, उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, वेदों में बहुत ही अधिक ज्ञान है, तो हमें गर्व होना चाहिए अपने इस ट्रेडिशन पर, अपने इस कल्चर पर। तो आर्य समाज ने मदद की भारतीयों के अंदर, या फिर हम कहें हिंदुओं के अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने में। इन्होंने जो है 4S का कंसेप्ट दिया था, स्वदेशी, ठीक है, यानी कि अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट्स खरीदो और यूज़ करो। स्वराज्य, यानी कि हम लोग खुद अपने ऊपर शासन करेंगे, ना कि कोई फॉरेन पावर हमारे ऊपर शासन करेगी। स्वभाषा, यानी कि हम अपनी स्वयं की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और स्वधर्म, यानी कि हम अपने धर्म का पालन करेंगे। ठीक है, तो ये 4S का कंसेप्ट दिया था इन्होंने। बाकी जैसा कि हमने ये देख लिया कि शुद्धि मूवमेंट यानी की शुरुआत की थी इन्होंने। शुद्धि मूवमेंट में हिंदुओं को फिर से रिकन्वर्ट किया गया था हिंदू धर्म के अंदर। वे हिंदू जो कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे पास्ट के अंदर, उनको फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया गया था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो 4S है, स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा और स्वधर्म, ये चीज़ें जो है वो नेशनल आइडियोलॉजी को, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगी। ठीक है, इन चीज़ों से जो है नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो प्रमोट होगी। बाकी इन्होंने पॉलिटिकल स्लोगन भी दिया था, दैट इंडिया इज़ फॉर इंडियंस। और फिर हम देखेंगे कि 1883 के अंदर दयानंद जी की मृत्यु हो जाएगी। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो डिसाइपल्स हैं उनके बीच में डिफरेंसेस आ जाएंगे, और फिर दो सेक्शन निकल करके आएंगे इनके डिसाइपल्स में से। ठीक है, एक तरफ हमें देखने को मिलेंगे स्वामी श्रद्धानंद जी। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद जी, इनका ये मानना था कि हमें जो है अपना जो एंशियंट हिंदू एजुकेशन सिस्टम है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, और उसी में हमें आगे फैलाना चाहिए एंशियंट हिंदू एजुकेशन सिस्टम को, यानी कि वेदास वगैरह जो हो गए, उपनिषद वगैरह जो हो गए, हमें उन्हीं को स्प्रेड करना चाहिए। तो बाकी दूसरा जो हमें देखने को मिलेगा ग्रुप जो है वो है लाला लाजपत राय और लाला हंसराज जी का। ठीक है, तो इनका जो मानना था, इनका मानना ये था कि हमें वेस्ट प्लस ईस्ट के कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए, कि हम अंग्रेज़ी भाषा भी फैलाएंगे, हम इंग्लिश एजुकेशन में भी पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ हम अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज भी देंगे। तो इस बेसिस पर ये लोग शुरुआत करेंगे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स और कॉलेजेस की। डीएवी स्कूल्स और कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए जाएंगे, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। तो डीएवी इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। बाकी बाय द टाइम ऑफ 1893 हम ये भी देखेंगे इस पीरियड तक जो पंडित गुरुदत्त हैं, और पंडित गुरुदत्त एंड पंडित लेखराम, ये लोग जो हैं इंटेंसिव कैंपेन शुरू कर देंगे शुद्धि मूवमेंट के। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट को ये इंटेंसिवली कैंपेन करना शुरू कर देंगे इस पीरियड के अंदर। ओके, तो दयानंद सरस्वती जी को हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने एक तरह से शुरुआत कर दी थी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स की। इन्होंने कहा था कि हमें अपने कल्चर को फिर से रिवाइव करना चाहिए, हमें वेदास या फिर हम कहें वेदों की तरफ वापस जाना चाहिए। तो इसी प्रकार आर्य समाज की वजह से हम देखेंगे कि काफ़ी सारे रीजनल लीडर्स जो है उभर के आएंगे आर्य समाज की मदद से। जैसे कि हमने देखा लाला लाजपत राय हो गए। अगर हम भगत सिंह के परिवार की भी बात करते हैं तो भगत सिंह का पूरा परिवार जो है वो आर्य समाज से ही जुड़ा हुआ था। तो हम देखेंगे कि कई रीजनल लीडर्स उभर के आएंगे। वे लोग जो है भारतीय इन्वेंशन और भारतीय जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, एंशियंट नॉलेज है, उसकी सुपीरियॉरिटी के बारे में लोगों को बताएंगे कि उसमें कितनी सारी अच्छी बातें दी गई थी। तो इसी तरह हमें एक एग्ज़ाम्पल देखने को मिलेगा, वो है शशिधर तारक चूड़ामणि का। शशिधर तारक चूड़ामणि जो थे वो जो है एंशियंट इंडिया के कई प्रेसिडेंट्स जो हैं वो
जो है कंपेयर करना शुरू करेंगे वेस्ट की मॉडर्न डिस्कवरी के साथ, और इस तरह से वो लोगों को बताएंगे कि देखो जो वेस्टर्न लोग अभी इस चीज़ पर काम कर रहे हैं वो हमारे एंशियंट इंडिया में किस तरह से पहले से एग्जिस्ट करती थी ये चीज़। बाकी जो शशिधर तारक चूड़ामणि जो हैं वो एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करेंगे, जिस न्यूज़पेपर का नाम था बंग भाषी। ठीक है, बंग भाषी। इस समय हमें एक और भी कई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी भारतवर्षीय आर्य धर्म प्रचारणीय सभा। भारतवर्षीय आर्य धर्म प्रचारणीय सभा। तो कई केसेस हमें देखने को मिलेंगे इस समय पर जो पुश करेंगे रिवाइवलिज्म को, और वो पुश करेंगे रिवाइवलिज्म पर आधारित नेशनलिज्म को। और बाय द टाइम ऑफ 1870s एंड 80s हम देखेंगे सोशल रिफॉर्म्स जो है कैसे एजुकेशन को प्रमोट करेंगे।